अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम सहर इफ्तार बड़े पुरअमन तरीके से गुजार रहे हैं। हमें बिल्कुल इस बात का डर नहीं है कि किसी काबिज़ फ़ौज के मिज़ाइल हमारी इबादत में खलल डालेंगे और यहाँ शहादतें कॉज करेंगे। हमें इस बात का डर भी नहीं है कि हम अपनी मसाजिद में अल्लाह पाक को याद कर रहे होंगे और यहाँ कोई काबिज़ फ़ौज आकर हमें मसाजिद के अंदर हमला आवर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है और एक मुसलमान मुल्क ऐसा है जहाँ सूरत हाल यकसू मुख्तलिफ है। सूरत हाल ऐसी है कि हमारे क़िबला अव्वल, मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिदुल अक़सा के अंदर निहत्ते मासूम मुसलमान जो कि नमाज़ें अदा कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, उनकी इबादत में खलल डाला गया। ना सिर्फ खलल डाला गया, वहाँ कई लोग ज़ख्मी किए गए, लोगों को जेलों में डाला गया, ख़ातीन को बच्चों समेत जेलों के अंदर डाल दिया गया। दूसरी तरफ वही फ़लस्तीन के अंदर गाज़ा स्ट्रिप में तकरीबन 2 दर्जन के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर से अराउंड 10 के करीब बच्चे हैं। ये जुल्म और जबर के पहाड़ जो फ़लस्तीनियों पर तोड़े जा रहे हैं, अफसोस की बात इस पे है कि इस हवाले से मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी हुई है। तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से तो स्टेटमेंट्स आई, लेकिन बाकी तमाम अरब ममालिक, जिनमें से कई ममालिक ने अभी अभी नया नया इजराइल का हाथ थामा है, उनकी तरफ से कुछ किया ही नहीं जा रहा। OIC के हंगामी इजलास की बातें तो चल रही हैं, लेकिन क्या OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ बनेगी या OIC बन के फारिग हो जाएगी। हत्ता ये कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस भी इस मामले के ऊपर बात करने से कासिर हैं। तो जहां वेस्ट भी खामोश, जहां अरब ममालिक भी खामोश, तो वहां फ़लस्तीनी जाएं तो किधर जाएं? उनके लिए ज़िंदगी तंग पड़ चुकी है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद अमीन साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सऊदी अरब के अंदर भी पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं। इसके साथ साथ फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जाहिद हफीज़ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे भी बात करेंगे और फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ोन कॉल के ऊपर एक बार फिर अवाम से गुफ्तगू की। ये आइडिया किसका था? ये इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा? और इसके अंदर एक कश्मीर के हवाले से जो बात की गई कि जब तक 5 अगस्त के टाइम के मामलात के ऊपर इंडिया वापस नहीं आता तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, वो बात और फॉरेन मिनिस्टर की हुई बात जो कि 9 तारीख को इसी महीने की नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कही गई थी, उसमें ज़रा फ़र्क है। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है या फिर अपने स्टैंड को तब्दील तो कर लिया, लेकिन एक बार ये बात हो गई। ये दोनों बातें ज़रा सुनिएगा, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने बोली है और कल जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो वज़ीर ख़ारजा ने बोली थी। देखिए 370 तो उनका अंदरूनी है ना मसला, कि वहाँ मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं आपने हमसे वादा किया था, आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, तो वो उनकी अपनी वहाँ के उनकी फ्रस्ट्रेशन है। मैं आपको एक वाज़ेह चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड लिया, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए होंगे सेनेटर फैसल जावेद खान साहब। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सबसे पहले फ़लस्तीन के मामले पर डिस्कशन करते हैं। शाहिद अमीन साहब की तरफ चलते हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। शाहिद साहब, सबसे बड़ा सवालिया निशान अभी पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर ये है कि तुर्की या पाकिस्तान के अलावा किसी ने छू तक नहीं की है। इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे अरब ममालिक, इतने सारे ममालिक जिनके साथ वेस्ट का, इजराइल का आपस का ट्रेड हो रहा है। कुछ ममालिक ने अभी हाल ही में इजराइल को तस्लीम भी किया है, लेकिन सबने चुप का रोज़ा ऐसे रखा हुआ है कि जैसे चुप का रोज़ा भी फ़र्ज हो गया है हम मुसलमानों पर। ये इज़न्ट दिस अनफेयर? फ़लस्तीनियों के साथ जो पूरी मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो किधर गया है? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछना चाहिए कि वो अरब ममालिक जो अभी पिछले दिनों ने इजराइल को तस्लीम किया है, ताल्लुकात कायम किए हैं, तो एक तो उनकी किस बुना पे उन्होंने ये फैसला किया जबकि इजराइल की जारहाना पॉलिसी मुस्तकिल कायम है, और दूसरे कि उन्होंने अगर इसलिए कायम किया था कि शायद उनका असर रसूख हो गया है इजराइल पे, तो वो असर रसूख किधर है?
تو گویا ان کی جو تسلیم کرنے کی پالیسی تھی وہ بالکل ہی نظر آتا ہے کہ بے بنیاد تھی، ہالو تھی. جس منطق پہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی وہ اس کا جواز ہی نہیں بنتا ہے. اسرائیل ابھی تک اپنے پرانے جارحانہ مولڈ کے اندر ہے، اور جو آپ نے لوگ شہیدوں کی بات کی ہے وہ لوگ غزہ اسٹرپ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کا آپ کو اندازہ ہی ہے کہ بہت پرانا ایشو ہے. عرصے تک عربوں نے ان کا کہ ایک ان کا متحدہ محاذ قائم رکھا. اسرائیل کے ساتھ 1948 میں جنگ ہوئی، 1967 میں جنگ ہوئی، 1973 میں جنگ ہوئی. ہر جنگ کے بعد کم از کم 1948 کی جنگ، 1956 کی جنگ، 1967 کی جنگ میں ہر بار عربوں کو بڑی شدید شکست ہوئی، اور بہت بڑا علاقہ جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، جس کے اندر جیروسلم بھی شامل ہے. جیروسلم تو 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل کے قبضے میں آیا ہے. 1973 میں یقیناً مصر نے جب کارروائی کی تو اس وقت کچھ کامیابی ہو رہی تھی، لیکن اس حد تک کامیابی نہیں ہوئی کہ اس مقبوضہ علاقے کو آزاد کرایا جائے. لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1973 کی جنگ میں مصر نے بہت اچھا اپنی فوجی کارروائی دکھائی اور بڑا ہیروئزم دکھایا. ان ساری چیزوں سے ثابت کیا ہوا، ہر بار جنگ ہوتی ہے، عربوں کو شکست ہوتی ہے اور علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیے وہی والی ہے ان کی منطق. میں نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتا، لیکن ان کی منطق یہ ہے کہ یار جنگ سے تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر بہتر ہے کہ نارملائز کرو تعلقات، اور شاید اسرائیل کو وقت کے ساتھ ہم اپنے اثر رسوخ کریں. مثال کے طور پہ اگر اسرائیل کے بڑے اکنامک سٹیکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں عرب ورلڈ میں، جس کے عام امکان ہے، آپ دیکھیے وقت کے ساتھ ان کی کتنی تجارت اور کتنے انویسٹمنٹ وغیرہ عرب ورلڈ میں آئیں گے. تو تھیوری یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل پہ شاید اثر رسوخ استعمال کیا جائے کہ بھئی تمہارے اتنے ہمارے ملکوں میں وسیع اکنامک انٹرسٹ ہیں، اس لیے تمہیں فلسطینیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک امید پہ ہے. میں نہیں جانتا کہ اسرائیل کبھی جس کو کہتے ہیں معقولیت پہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن اس وقت فلسفہ یہی ہے. فوجی طاقت ناکام ہو گئی عربوں کی اس وقت. بلکہ عرب بالکل منتشر ہیں، ان میں اتحاد بھی نہیں. ماضی میں کم از کم اتحاد ہوتا نا، اب تو بالکل اتحاد بھی نہیں ہے. تو اس لیے دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک آن ایجپٹ آن اسرائیل ملیٹریلی. اگر آپ کی ملٹری آپشن ختم ہو گئی ہے تو پھر باقی وہی والی رہ گیا، پروٹیسٹ اور آواز اٹھانا اور دنیا کو ضمیر کو جگانا. یہ یقیناً کوشش جو ہے جاری رہنی چاہیے، لیکن اسرائیل نے دکھا دیا ہے کہ وہ بالکل انڈیفرنٹ ہے. اس میں اس کو ضمیر، اس کا یا تو ضمیر ہے ہی نہیں، یا وہ طاقت کے نشے میں ایسا چور ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، اور دنیا بھی کچھ دنوں کے بعد خاموش ہو جائے گی. اس وقت بھی آپ نے دیکھا یورپ نے آواز کس لیے اٹھائی ہے کہ اسرائیل پہ غازہ سے میسائل کیوں پھینکے گئے. ارے بھائی اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ نے الاقصی کی مسجد کے اندر بے حرمتی کی گئی، ایک بڑے ہولی پلیس کی، اور بہت سارے انوسنٹ آرم لیس فلسطینیوں پہ آپ نے ظلم کیا. اس کے بعد ری ایکشن آیا نا جی میسائل کا. لیکن یورپ نے آواز کی کیا اٹھائی ہے، یہ میسائل کیوں پھینکے جا رہے ہیں، اس سے اسرائیل کی آبادی کو خطرہ ہو رہا ہے. امبیسڈر صاحب یہاں we also need to make this very clear کہ اسرائیل کا سیلف ڈیفense سسٹم اس قدر سٹرونگ ہے. وہاں آئرن ڈوم نامی ایک انہوں نے سسٹم نصب کیا ہے کہ جو بھی میزائل اسرائیل کی طرف آتا ہے وہ ہوا میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر جو ریاکشن اسرائیل کا آیا ہے، اب ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ نہ کچھ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے، لیکن ان کے پتھر یا ان کے وہ میزائل جو کہ آئرن ڈوم سے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، بہیمانہ اٹیک کیا جاتا ہے. بچوں، خواتین، کسی کا کوئی کسی کی تفریق نہیں کی جاتی ہے. بچوں سے تو کسی کی جنگ نہیں ہوتی نا. وہ ہیومینیٹیرین لاز کے چیمپئنز، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کے چیمپئنز، ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، جس کے اندر سے امریکہ سر فہرست ہے، وہ اس کے اوپر کلیئر سٹیٹمنٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہے at this point in time. Is this the failure of UN? Is this the failure of international community? جی بالکل، اس سے فیلئر اٹ شوز کہ وہ مائٹ از رائٹ والی فلسفی چلتی ہے. اصل میں اسرائیل جو ہے اس کو ویسٹ کی پوری حمایت حاصل ہے. لیٹ اس بی ویری فرینک، اسرائیل از اے کریشن آف دی ویسٹ. اسرائیل سمجھیں کہ ویسٹ نے اپنا ایک نمونہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں چھوڑا ہوا ہے. اسرائیل جو ہے لوکل لوگ تو ہے نہیں ہے، تو غیر مقامی لوگ ہیں، یورپ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، روس سے آئے ہیں، ان ملکوں سے آئے ہیں نا جی. تو ان کو وہاں پہ امپلانٹ کیا گیا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہودیوں کا ایک پرانا سلسلہ ہے کہ جیروسلم کا ان کا پرانا وطن تھا اور یہاں پہ آباد تھے، یہاں سے نکالے گئے. وہ تو 2000 سال پہلے کی بات ہے نا جی. اور اس دوران میں وہاں پہ جو آبادی کون کی تھی، جن کو ہم فلسطینی کہتے ہیں. تو موجودہ حقائق تو یہ ہیں کہ وہاں کی ساری آبادی فلسطینیوں کی، عربوں کی، مسلمانوں کی ہے.
یہ لوگ تو باہر سے یورپ سے لا کے وہاں پہ زبردستی مسلط کیے گئے طاقت کے ذریعے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن ایشو ہوا، جس میں انگلینڈ نے پہلی دفعہ کہا کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ یروشلم میں اپنا گھر بنائیں. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ تھے، روتھشائلڈ اور کون انہوں نے خوب ان کی مالی امداد کی، برطانیہ کی اور فرانس کی. انہوں نے اس کے احسان میں آن کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ یروشلم میں جا کے اپنا گھر بنائیں. لیکن اس وقت یہ کہا تھا کہ عربوں کے حقوق کو نہیں نظر انداز کیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ عربوں کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، ختم کر دیا. یورپ کا ضمیر بالکل نہیں جاگتا ہے. بھئی آپ نے دوسرے ملک میں جا کے اپنے لوگ آباد کر دیا، وہاں کی مقامی آبادی کو بے گھر کر دیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور بالفور ڈیکلیریشن میں کہا گیا تھا کہ عربوں کے حقوق کو کوئی نہیں چھڑا جائے گا. آپ نے ساری چیز نظر انداز کر دی. تو گویا یورپ کا اس میں پورا قصور ہے. لیکن اسرائیل جو ہے ان کی پیداوار ہے، وہ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. یہی لوگ جو ہیں دنیا کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کو کون ڈومینیٹ کرتا ہے؟ ویسٹ. دنیا میں کورٹس بنی ہوئی ہیں، عدالتیں بنی ہوئی ہیں. دیر از این انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جہاں پہ اسرائیل کو وار کرائمز اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہے یوگوسلاویا کے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ پچھلے دنوں ٹرائی کیا گیا ہے. کیوں نہیں نیتنیاہو کو وہاں پہ لے جایا جاتا؟ اس لیے کہ ویسٹ کی پشت پناہی ہے، ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن بہرحال کم ٹو دا باٹم لائن، ہماری اسلامی دنیا کو، عرب دنیا کو اس سلسلے میں پورا متحرک ہونا چاہیے، آپس میں کوشش کرنی چاہیے. ہم 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں OIC کے. یونائٹڈ نیشن کی 1/4 ممبرشپ کس کی ہے؟ اسلامی ملکوں کی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تیل کی دولت ہے، دولت بے شمار ہے. یعنی اتنی بڑی دولت ہے ان سارے عرب ملکوں کی. ویسٹ کے سارے بینکوں سے اگر وہ پیسہ نکال لیں تو ویسٹ کے بینکس کولیپس ہو جائیں گے. لیکن ان میں اگر کچھ کرنے کی اہلیت ہو، کوئی پولیٹیکل ول ہو، یہ سب خود غرض قسم کے لوگ ہیں. ان کے رولرز یہ صرف اپنے فائدے کے لیے چلتے ہیں. کبھی ان کو وہ احساس نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں باقی ہم کہتے ہیں، اس ملک کی تعریف میں میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک جذبہ ہے. ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت امیر نہیں کہتے، نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں. باقی عرب ممالک کے اندر انفارچونیٹلی ہم وہ بھی نہیں دیکھ رہے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد فارن آفس کے اسپوکس پرسن زاہد حفیظ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ڈائریکٹلی زاہد حفیظ چودھری صاحب کی طرف چلتے ہیں، اسپوکس پرسن فار فارن آفس. زاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اچھا زاہد صاحب، پہلے سوال سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. وی نو کہ فارن آفس کے اندر آپ کی صورت میں کوئی شخص بیٹھا ہو، حکومت میں بیٹھے ہو، عوام ہو، اپوزیشن ہو، تمام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم تمام اس پوائنٹ کے اوپر تو ایک ہی پیج پر ہیں. بٹ ایک شکوہ آج فورن منسٹر کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی اٹھایا گیا، اور ایک عام تاثر بھی ہے کہ فارن آفس کی طرف سے بڑا ٹھوس، بڑا سخت، بڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا احتجاج ہونا چاہیے تھا یہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. لیکن وہ سوال ہوا، ایک صحافی کا میڈیا کی طرف سے سوال اٹھایا گیا تو اس کے ریاکشن میں ایک جواب آیا. تو اس طرح سے فلسطین کے معاملے پر اس بار اتنا زیادہ اسٹرکٹ سٹینس نہیں رکھا گیا. زاہد صاحب، would you agree to this or would you disagree to this, and if you disagree then why? دیکھیں جی، پاکستان وہ ملک ہے جس کا ایک کنسسٹنٹ پوزیشن اور سٹینڈ رہا ہے فلسطین کے اوپر. پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین کو ہر فورم کے اوپر اٹھایا ہے، اور ایک پرزور طریقے سے فلسطینیوں کی حمایت میں پاکستان ہمیشہ کھڑا نظر آیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اس کا 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ 1963 1967 بارڈرز کے مطابق وہ اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور ہمیشہ پاکستان نے اس امر پر زور دیا کہ UN کی اور OIC کی ریزولوشنز کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کا حل جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر تلاش کیے جانے کی ضرورت ہے. فلسطینیوں کی حقوق کی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ القدس الشریف کو جو فلسطینی ریاست ہے اس کے کیپٹل کے طور پر تسلیم کیے جانے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ابھی پاکستان نے نہ صرف اسے OIC کے پلیٹ فارم پہ اس ایشو کو اٹھانے کی بات کی، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے UN کا جنرل اسمبلی اجلاس بھی بلائے جانے کی ضرورت ہے. اس میں میرا خیال ہے یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ میڈیا کے کہنے کی وجہ سے، میڈیا بھی ہمارا حصہ ہے، ایک امپورٹنٹ
स्तून होता है, तो अगर मीडिया भी किसी चीज में साथ है, रियासत पाकिस्तान भी, अवाम भी, तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में फलस्तीन का एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर तमाम कौम, हुकूमत, मीडिया तमाम मुत्तफिक हैं। जाहिद साहब, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकाम, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, सिंगल हम लोगों के स्टैंड है फ़लस्तीन के हवाले से। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दिस एज वेल कि पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनता रहा। भी हाल में फ़लस्तीनियों की तरफ से इस बात पर शुक्रिया भी अदा किया गया पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ बात आती है पूरी मुस्लिम उम्मा की, और माजी में तो हम बहुत कुछ करते रहे, लेकिन अभी इन तमाम क्लैशेस के दौरान हम लोगों ने क्या कांटेक्ट किया बिलखुसूसन अरब ममालिक को, जो कि इजराइल को मान रहे हैं, इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं, और वहाँ दूसरी तरफ ये मामलात हो रहे हैं। देखिए, अभी सिर्फ इस वक्त नहीं बल्कि हमारा तो मुसलसल पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ मसला फ़लस्तीन के ऊपर कांटेक्ट रहता है। हमारे जितने भी इंटरेक्शन होते हैं उनमें इसके ऊपर बात की जाती है। अभी सऊदी अरब के दौरे पे प्राइम मिनिस्टर साहब जब तशरीफ लेकर, वहां पे भी ये बात हुई। अगर आपने उसका एलामिया देखा, उसमें क्लियरली फ़लस्तीन के मसले के ऊपर बात हुई है। उसमें इस अमर पर जोर दिया गया है कि प्री 1967 उसके बॉर्डर की बात होनी चाहिए, UNOIC रेजोल्यूशन की बात हुई, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई। तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान की तरफ से जो किरदार है OIC के विद इन OIC और इवन OIC से बाहर भी, उसमें फ़लस्तीन के मसले के ऊपर हमने हमेशा एक इंतहाई पुरजोर तरीके से इस मसले को उठाया है, और पूरी दुनिया में मसला फ़लस्तीन को उजागर करने में पाकिस्तान का हमेशा एक अहम किरदार रहा है। राइट। अच्छा जाहिद साहब, अभी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि हर मुसलमान महसूस कर रहा है वो ये है कि वेस्ट का मीडिया समेत वेस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उस तरीके से इजराइल को दे आर नॉट गिविंग इट अ शट अप कॉल, और एटलीस्ट सिर्फ ये कहा जा रहा है कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए है। पाकिस्तान का वेस्ट के साथ इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि डी एस्केलेशन दोनों अतराफ से डिमांड की जा रही है, लेकिन यूज़ ऑफ फोर्स इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के ऊपर ज़्यादा की जा रही है, विद द डिफेंस दैट दे हैव ऑफ आयरन डोम एज वेल। तो जाहिद साहब, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बावर कराने के लिए कि फ़लस्तीन के अंदर असल में हो क्या रहा है, एंड आई नो कि पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वेस्टर्न वर्ल्ड से पाकिस्तान की कोई बातचीत हो रही है? फॉरेन ऑफिस क्योंकि बहुत एक्टिवली इस पे काम कर रहा है। देखें, इसमें पाकिस्तान ये समझता है कि फ़लस्तीनी तो इस वक्त मजलूम है। जो बात अगर डी एस्केलेशन की हो रही है, उसमें डी एस्केलेशन किस तरफ से होनी चाहिए? इस वक्त तो यूज ऑफ फोर्स, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स इजराइल की तरफ से हो रहा है। वहां पे नहते फ़लस्तीनियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बच्चे जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं। तो अगर आप हमारी स्टेटमेंट पे गौर करें तो हमने उसमें जो मुजालिम मुसलसल हो रहे हैं उसको कंडेम किया। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये मुजालिम बंद होने की बल्कि मसला फ़लस्तीन के हल की जरूरत है। पूरी दुनिया को मसला फ़लस्तीन के हल की तरफ इक़दामात उठाने चाहिए, और इजराइल को मजबूर किया जाना चाहिए कि वो मसला फ़लस्तीन के हल की तरफ बढ़े। और हल के जो पैराए हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम रिएट्रेट करते हैं अपनी डिमांड कि UN और OIC रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए, प्री 1967 बॉर्डर्स के मुताबिक होना चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन। तो हम ये समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन का हल निकाले बगैर खित्ते के अंदर अमन का क़याम मुमकिन नहीं होगा। राइट। जाहिद साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़लस्तीनी अवाम को आप फॉरेन ऑफिस की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम फ़लस्तीनी अवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं है। पूरी मुस्लिम उम्मा उनके साथ है, पाकिस्तान खास तौर पर उनके साथ है, और पाकिस्तान फ़लस्तीन का मसला हमेशा उठाता रहा है और आइंदा भी उठाता रहेगा जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, और उसका हल जो है 2 स्टेट सोल्यूशन तो ही होगा। मैंने पहले भी ये बात की कि पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के लिए जो हमायत है वो उतनी ही पुरानी है जितना कि पाकिस्तान खुद। जब से पाकिस्तान का क़याम अमन में आया है उस वक्त से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान ने
मसला फ़लस्तीन की बात की है और फ़लस्तीन के मसले के हल की बात की है, फ़लस्तीनियों की हमायत की बात की है। राइट जाहिद हफीज साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने दूसरे मौजू के हवाले से, जो फ़ोन कॉल्स रिसीव करते हैं वज़ीर आज़म साहब, और हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद खान होंगे, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, हम उमूमन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन एक बात जो मैं हुकूमत की सराहना चाहती हूँ वो ये कि अवाम और वज़ीर आज़म का जो गैप है उसको कम करने के लिए यकीनन ये फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जो आज भी हुआ ये एक अच्छा सिलसिला है। माजी में हम ये भी देखते रहे कि हुक्मरानों को अवामी मसाइल से दूर रखने के लिए जाली अखबारात प्रिंट करके उनकी मेज़ पर सामने दिए जाते रहे। तो ये फ़ोन कॉल्स एक ज़रिया हैं अवामी मसाइल से आगाह रहने के लिए, और उम्मीद ये की जाती है कि जो मसाइल वज़ीर आज़म साहब को बताए जाते हैं उनको हल भी किया जाएगा। इसका आइडिया, हु वाज द पर्सन जिसका ये आइडिया था बेसिकली, और बहुत सारे और सवालात मेरे जहन में हैं इस फ़ोन कॉल की नशिस्त के बारे में, जो कि महीने में एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब करते हैं घंटे डेढ़ के लिए, जो कि अमूमन बढ़ भी जाया करता है। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, जो सारे के सारे फ़ोन कॉल जो ले रहे होते हैं, लाइव कॉल्स ले रहे होते हैं वज़ीर आज़म, उस तमाम को कंडक्ट करते हैं। फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। फैसल, ये बताएं कि पहले तो ये आइडिया किसका था, ये किधर से आया आइडिया कि जी वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन कॉल्स रिसीव करनी है और अवाम के जो मसाइल हैं वो सुनने? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2000 ये बात है 2002 की इलेक्शन, रेडियो पे उस वक्त टेलीविज़न चैनल्स अभी आ रहे थे, प्राइवेट चैनल्स, रेडियो था, FM रेडियो भी अभी आ रहे थे, कुछ थे, एक दो चैनल थे, और रेडियो पाकिस्तान पे ज़्यादा। तो हमने ये पहली बार उस वक्त शुरू किया इमरान खान साहब के साथ टेलीफोन कॉल्स पे। फिर इमरान खान साहब बाद में हमने कोई इसके 7-8 एपिसोड्स और किए विद चेयरमैन PTI इमरान खान। तो वहाँ से हमने ये शुरू की थी टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला। 2-2, 3-3 घंटे बैठ के इमरान खान साहब पब्लिक से इंटरेक्ट करते थे। इसी तरह जिस तरह बड़े मुश्किल सवाल भी तो होते ना फैसल। आज 2-3 सवाल ऐसे थे जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब से डायरेक्टली पूछा गया कि देखें जी, आप क्या अपने वुज़रा से और मुशीरों से खुश हैं या नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन था और लाइव चल रहा था। एक तो होता है रिकॉर्डेड, देखिए लाइव क्या, हमारा मशवरा ये था, जो यूसुफ साहब हैं, शिबली साहब थे पहले, और बाकी जो हमारे टीम है, उनका मशवरा ये था प्राइम मिनिस्टर को कि ये लाइव मत करें। अच्छा, क्योंकि कोई ऐसी बात हो जाएगी, कोई चीज़ें हो जाएंगी जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और आधे घंटे का रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, फिर आधे घंटे का, जिस तरह आप लोग करते रहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है ना। ये होता है थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि बीच में कोई ऐसी वैसी चीज़ हो उसको एडिट किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, उन्होंने 100% लाइव करना है, और कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है ना, तो मुझे कोई क्या भी दे तो क्या है, तो उसकी गलती होगी। मैंने या तो इस मुल्क में कुछ चोरी की हो, कोई करप्शन की हो, कोई ऐसी चीज़ की हो, मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे लाइव से नहीं घबराना चाहिए। सो लेट इट गो लाइव। अच्छा, मुश्किल तो फिर इसलिए ये 100% लाइव है। आप उधर ही खड़े होते हैं ना, तो आपको नहीं होता कि ये बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, ये गड़बड़ सवाल आ गया वज़ीर आज़म साहब के सामने? वो देखिए, मेरी ट्रेनिंग है पहले की, मैं वही बता रहा था आपको। मैंने 2002 में पहला प्रोग्राम किया था। आज से कितने साल पहले आप कैलकुलेट कर लेना, 17 साल, तकरीबन 19 साल हो गए ना, 2021 हो गया। अच्छा, 19 साल हो गए। 19 साल पहले किया, और उसके बाद मैंने 10 किए हुए थे रेडियो पे, वो भी लाइव होते थे, लेकिन रेडियो पे। टेलीविजन पे क्योंकि आप नजर आ रहे हैं, अच्छा रेडियो पे तो आपको सहारा मिल जाता है ना, म्यूजिक चला दिया, कोई चीज कर दी, कोई ऐसा। टेलीविजन पे तो आपको लोग देख रहे हैं, और एक्सप्रेशंस भी बड़े एविडेंट हो रहे होते हैं ना। हाँ, और मैं आज भी जो चल रही थी कॉल्स, उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब की जो मुस्कुराहट कभी आती थी, कभी वो भी बड़ी एविडेंट हो रही थी। मेरा तो काम मुश्किल नहीं है ना, मेरा काम मुश्किल नहीं है, ज्यादा जो काम है मुश्किल वो तो प्राइम मिनिस्टर का है, क्योंकि उन्होंने जवाब देने हैं, मैंने तो जवाब नहीं देना, मैंने तो थ्रू करने हैं। वज़ीर आज़म साहब का बाद में मूड खराब हुआ, ये कैसा सवाल है? ऐसा हुआ? नहीं, ही इज ओपन फॉर एनीथिंग। हाँ, and he is not, हाँ, एक चीज आपकी तवसत से मैं कहूँ, मेरा मोबाइल भरा हुआ है लोगों का। हाँ, लोगों को शिकायत है कि PTI वाले जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि जी हमारी कॉल नहीं उठाई। भाई, मैं एक्सचेंज पे नहीं बैठा होता, और पूरा पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी सब कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ अभी ये प्रोग्राम करेंगे ना टेलीफोन, तो आपकी कॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि होता ये है कि बहुत सी कॉल्स आ रही होती हैं, खुशनसीब किसी की कॉल मिल जाती है। लोग इस तरह से, इसी पॉइंट से भी कहते हैं कि पता नहीं फेक है, अपने लोगों को आपने डिसाइड किया हुआ और अपने लोग कॉल करते हैं। कतन ऐसा नहीं है। आप लोगों से पूछे जिनकी कॉल मिल रही है, वो आपको बताएंगे ऐसा कतन नहीं है।
कोशिश जारी रखें, इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। अभी ईद के बाद फिर एक और एपिसोड भी कर रहे हैं। तो कितना तवातुर से हुआ करेगा ये? को गैप फिक्स पहले तो अभी हमारा महीने में एक कर रहे हैं अभी, राइट। तो आगे जाके हम महीने में 2 एपिसोड्स कर लेंगे। ये 1.5 घंटे का होता है, प्राइम मिनिस्टर इसको 2-2.5 घंटे तक ले जाते हैं, उनकी मर्जी पे होता है, वरना इसका फॉर्मेट है 1.5 घंटे का। लेकिन पीएम अक्सर कहते हैं कि इसको जरा आगे और कॉलर्स को अकोमोडेट करें। अच्छा, अभी तक आपने और कि कॉल नहीं भी मिलती तो आपके जो पोर्टल है और वो जो टेलीफोन नंबर है वो दूसरे वाला, ये लाइव कॉल्स नहीं। अगर आपको कोई मसला है तो ज़रूरी थोड़ा ही है कि उस मसले को आप टेलीविज़न पर आके ही बताएं। ये प्रोग्राम तो है, आपको बड़ी इससे मालूमात भी मिल जाती हैं, बाकी मसाइल भी। आपका अपना जो मसला है कि टेलीफोन कॉल नहीं मिल रही, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप वो पोर्टल पे चले जाएं, या वो दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर है, ये नादरा के किसी भी करीबी दफ्तर में जाके आप, उन्होंने वहाँ पे भी डेस्क लगा दी है। अच्छा, ऐसे बहुत सारी कॉल्स, आज भी 2 कॉल्स तो स्पेशली आई जिन्होंने अपने पर्सनल मामलात के बारे में, स्पेशली जायदाद के बारे में बात की कि वो हमारे हल नहीं हो रहे, या कब्जा हुआ है, या कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और वहाँ ये कहा गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपसे राब्ता करेगा। ये बाद में राब्ता होता है या नहीं होता है ना? ये हमने अभी तो टाइम कम था, हमने कुछ पैकेजेस चलाने थे। अच्छा। 2 पैकेजेस चलाए हैं, वो अजमल क्यानी ने भी देखे भी हैं। 2 पैकेजेस हमने क्या चलाए हैं। एक मसला था सराय आलमगीर से किसी का, उन्होंने इसी तरह टेलीफोन की लाइव प्रोग्राम में, उनको वापसी कॉल गई पीएम ऑफिस से, उनको मसला सुना गया, टीमें भेजी गई, उनका मसला हल किया गया। इस पे वीडियो पैकेज है, वो खुद आके बता रहे हैं, उनका टेस्टिमोनियल है इसमें, वो खुद आके बता रहे हैं कि मेरा ये था। वो कॉल भी हमने चलाई, आज के प्रोग्राम में हमने चलाया, और एक और कॉलर इसी तरह। तो जिनको हमने कहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपसे कॉल पे बात करेगा, तो वो आपको कॉल आएगी। तो मतलब ये नहीं है, बहुत एक वो तशवीश पाई जा रही थी इंटरनेट के ऊपर। मैं आपको बताऊं, अभी मुझे फौरन ही आ गया एक कॉलर थे जर्मनी से, तो मुझे डॉक्टर फैसल का आ गया मैसेज कि वो जो कॉलर थे, मैं उनसे फ़ौरन रब्ता करना चाहता हूँ, उनका मसला हल करना चाहता हूँ। जो एम्बेसडर है हमारे डॉक्टर फैसल, जो कि फॉरेन ऑफिस के पहले स्पोक्स पर्सन थे, तो बड़ी बात है। This is a very positive thing. फिर भी अगर वो ना भी करते, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहा हूँ ना बॉस, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी टीम है पूरी, वो टीम आपसे रब्ता करेगी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप एक्चुअली, ताकि एटलीस्ट अवाम के वो मसाइल तो पहुंच सकें वज़ीर आज़म साहब तक। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में जहाँ आप कह रहे हैं कि आगे चल के इसको डबल द टाइम्स करेंगे, महीने में 1 दफ़ा होता है, महीने में 2 दफ़ा करेंगे, कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी होती हैं। जैसे आज कश्मीर की स्टेटमेंट के ऊपर वज़ीर आज़म साहब की कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जब तक आर्टिकल 370-35A की बात अगस्त 5 के टाइम से पहले नहीं आ जाएंगे, तब तक ठीक हम बातचीत नहीं करेंगे इंडिया के साथ। और वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोला कि जी नहीं, आर्टिकल 370 इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। तो इस तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट कहाँ बोला शाह साहब ने? नदीम मलिक के शो में, नदीम मलिक साहब 9th। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, मुझे नहीं पता शाह साहब ने ये बोला है, लेकिन शाह साहब 12 दफ़ा, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, 12 दफ़ा इस चीज़ को बावर करवा चुके हैं। इमरान खान साहब ने क्लियरली आज एक बार नहीं कई बार ये पॉलिसी स्टेटमेंट दिया हुआ, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जब तक जो इन्होंने जो ये किया है मोदी ने, जब तक इसको वापस नहीं करते और अगस्त की पहले वाली पोजीशन पे नहीं चले जाते, तब तक हिंदुस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। राइट फैसल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। इससे पहले स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस जाहिद हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और शाहिद अमीन साहब एक्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।